ओके, फूड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। बात न करें। तो food is prepared at green parts of plant. Example leaf और यंग स्टेम भी हो सकता है। बात न करिए। तो इस तरीके से लीफ या यंग स्टेम है तो वहां पर फूड बनेगा। एंड दीज आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कॉल्ड साइट ऑफ photosynthesis. From here it is to be transported to all part of the plant. यहाँ से सब जगह पूरे प्लांट को खाना दिया जाएगा कि नहीं? So from here जो ग्लूकोज बनेगा is transported to all parts of the plant. Transfer of food from site of photosynthesis to all parts of plant is called translocation. Now Divyangi, what is transpiration? मैं आते ही बोल रहा था कि तुम 3 मिनट और 5 मिनट वाला फिर है। मम्मी कहती हैं 5 मिनट पढ़ो, तुम कहती हो 3 मिनट पढ़ेंगे। यही फिर चल रहा है ना, क्योंकि आज के रिजल्ट से भी पता चल गया। बोलो ट्रांसपिरेशन। हाँ बोलिए। बहुत अच्छी बात है, बोलो। मुझे लगता है जब पानी जब प्लांट जो है वो अपना वेस्ट एक्सक्रीट कर देता है, पानी निकल जाता है, इसे ट्रांसपिरेशन। हाँ, सो दैट इज इवेपोरेशन ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटल पोर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? अभी बताया, बोलो सृष्टि। ट्रांसलोकेशन, हाँ अभी बताया, अभी बोला, बता भी देंगे लोग। अभी अभी बोला है, अभी सुन क्या रही हो, बोलो बताइए। साक्षी, एक दो लोग जहाँ पे फूड ट्रांसपोर्ट, बोलो। अच्छा, एकलव्य। फ्रॉम साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस टू ऑल पार्ट्स। सो ट्रांसलोकेशन क्या है? ट्रांसपोर्ट, transportation of food from site of photosynthesis। जाइलम के 4 कौन से कंपोनेंट्स हैं? जाइलम वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम, चलो कोई बात नहीं, ट्रैकिड्स। ब्रैकेट्स। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, या फिर ये कह सकते हो लीव्स, टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अब जरा देखो, it is accomplished by osmosis and it is a chemical process and it requires energy in form of ATP. So ये अभी हम समझाएंगे कैसे होता है। So it is accomplished by osmosis। ये osmosis से होता है। वो फिजिकल प्रोसेस था, उसमें वैक्यूम क्रिएट होता था पानी के ट्रांसफर में, लेकिन ये कैसा प्रोसेस है? इट इज केमिकल प्रोसेस
and requires energy in form of ATP. Now, complex permanent tissue phloem is responsible or executing this process. वह ही इस कार्य का निष्पादन करता है. So कौन सा? So xylem, that is phloem. That is a kind of complex permanent tissue. वही इस प्रोसेस को क्या करता है? Is executing और परफॉर्मिंग भी लिख सकते हैं. दिस प्रोसेस. Xylem has phloem has 4 components. कौन कौन से कंपोनेंट होंगे? Phloem has 4 components. अब अगर मान लो एक स्टेम ले लिया जाए और स्टेम में अगर एक ट्रांसवर्सल कट कर दिया जाए तो उसमें बहुत सारे वेस्कुलर बंडल होंगे और उन्हीं से ही तो चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती होंगी. वो रूट तक जाएंगे कि नहीं और फिर आगे लीफ तक ही जाएंगे. उसी वेस्कुलर बंडल में जो आउटर पार्ट है वहाँ पे क्या होगा? मान लो ये आउटर पार्ट है तो आउटर पार्ट में यहाँ पर क्या होगा बताओ? क्या यही जाइलम होगा? और बीच में क्या होगा? कैम्बियम. और कैम्बियम के बाद इस तरीके से 9th में आपने पढ़ा होगा ब्लू कलर का दिखाया गया था कि नहीं? वो क्या है? जाइलम. ये एक वेस्कुलर बंडल दिखाया गया है जो कि ये क्या है बताइए? फ्लोएम एंड दीज आर जाइलम और ये कैम्बियम. क्या इनके बीच की जो चीज है अर्पिता आप बता सकती हो इसका क्या नाम है? मेड्यूलरी रेड. क्या नाम है? कोई बात नहीं. चलो ये बात समझ में आ गई. और बीच में पिट होता है. यहाँ क्या होगा? पिट. तो ये वेस्कुलर बंडल समझ में आ गया. सर उसका नाम वापस बताइए. बाहर ही है पेरिसाइकिल. दैट इज वेस्कुलर बंडल. यानी वेस्कुलर बंडल से चीजें ऊपर नीचे आती जाती हैं. इसका नाम है संवहन वाहिकाएं जो संवहन कर ट्रांसपोर्टेशन है. ठीक है कि नहीं? बीच वाले का नाम वो कुछ ये इनके बीच में मेड्यूलरी रे है. रे उनसे हमें ज़्यादा मतलब नहीं है. वो 9th में था. लेकिन आपने समझ लिया ना फ्लोएम आउटर पार्ट में. फ्लोएम हैज़ 4 कंपोनेंट्स. इसके कितने कंपोनेंट्स हैं? ठीक है. फ्लोएम हैज़ 4 कंपोनेंट्स. ईशान चारों के नाम बताओ. हाँ. सीव ट्यूब. That is companion cell. और बोलिए. Phloem fiber and phloem parenchyma. और चौथा है phloem fiber. इसमें से डेड कौन है सार्थक? फ्लोएम फाइबर. बहुत मेहनत लगती कमजोर बनने में. कंसिस्टेंटली ना पढ़ना पड़ता है क्योंकि दिमाग तो सभी के पास है. नहीं पढ़ना पड़ेगा. माँ बाप बोलेंगे वो बहुत मेहनत से कमजोर हुआ है. ऐसे नहीं है. तो ये सभी 99 ले आते हैं. कौन है? लेकिन कोई ला के दिखा है 33. ये रियरिंग होता है. अच्छा अब ये देखो. ये 3 चीज हो गई. ये लाइव हो गए. और ये कैसा होता है? डेड. अब अगर हम इसी सेक्शन को देखें बीच वाले स्टेम को कट करें तो उसमें क्या होगा? इस तरीके से एक सीव ट्यूब होगी. ये पूरी ट्यूब है ऊपर से नीचे तक. लेकिन इसमें एक ऐसा छन्नी की तरह होगा. दिस इज सीव प्लेट.
सीप की स्पेलिंग देख लीजिए, SEI क्या है? SI है ना? SI। तो अब ये देखो, दैट इज सीप प्लेट। जैसे टी स्टेनर होता है, चाय की छन्नी, बिल्कुल इसी तरह से इसमें छेद है। और ये क्या है? सीप ट्यूब। तो सीप ट्यूब ऐसे होगी, इसमें ये सिलिंड्रिकल सेल है और अपना अस्तित्व तो नहीं छोड़ता। कहता हमको तो इतनी मेहनत करनी नहीं है, खाना पीना ही पहुंचाना है। तो ये सब न्यूक्लिएटेड है। इनमें न्यूक्लियस कहीं साइड में दबा हुआ होगा और वो इसको जीवित रखेगा, यहीं साइड में होगा, लेकिन हम उसको दिखाएंगे नहीं, यहीं कहीं न्यूक्लियस होगा सामने, ठीक है कि नहीं? और ये प्लेट होंगी, इनमें छोटे छोटे पोर्स होंगे और ऐसे बहुत सारे होंगे। ये देखो ऐसे बहुत सारे होंगे कि नहीं? अब ये देखो इसके बगल में ये क्या है? क्या ये पैरेन्काइमा है? और पैरेन्काइमा में भी न्यूक्लियस है। और बोलो दूसरी तरफ क्या होगा? कंपेनियन सेल। ये क्या होंगी? ये सब जीवित हैं। These all are live। और ये क्या होगा? फ्लोएम फाइबर। तो इस तरीके से पूरे में चलेंगे, ठीक है? सो दिस इज कंपेनियन सेल। ये बताना, ये कंपेनियन सेल है। और ये बोलो फ्लोएम, जैसे पैरेन्काइमा, पॉलेनकाइमा और स्लेरेन्काइमा कल बताए थे कि जो सबसे सॉफ्ट है, जैसे सेब पाया पैरेन्काइमा, छिलका पॉलेनकाइमा है, और डंठल हो गई उसकी पेटियोल है, वो स्क्लेरेन्काइमा हो गई। तो इस तरीके से ये है पैरेन्काइमा, जो फिलिंग के काम आएगा। और ये हो गया फ्लोएम फाइबर। अब देखिए सीप ट्यूब, यहां पर देखो, अब यही सीप ट्यूब ऊपर गई। अब बताओ, ये जैसे सीप ट्यूब है और यहाँ पर भी इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। तो ये कहीं लीफ के पास चली गई। तो लीफ ने क्या बनाया? इसके लिए खाना बनाया, स्टोमेटल कोर से खाना बनाया। तो यहाँ से इसकी तरफ क्या बढ़ा? ग्लूकोज बढ़ा। और अगर मान लीजिए यहाँ पर ग्लूकोज है, तो ये ग्लूकोज के पार्टिकल हैं। तो एक बात मुझे बताओ, ये अगर ग्लूकोज है, जहाँ ग्लूकोज ज़्यादा है, ये देखो, ये पानी में एक रेजिन डाल दो, यानी किशमिश। तो किशमिश में ग्लूकोज ज़्यादा है कि बाहर? तो पानी अंदर आएगा कि बाहर जाएगा? अंदर आ गया तो हीमोलिसिस क्या चीज़ कहलाएगी? हीमोलिसिस। क्योंकि जो आउटर कंसंट्रेशन है वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा है, बाहर पानी ज़्यादा है और अंदर ग्लूकोज है, तो इसमें पानी अंदर जाएगा और अल्टीमेटली ये स्वेलन हो जाएगी। किशमिश को पानी में डालो तो क्या हो जाती है? स्वेल हो जाती है। तो इसी तरीके से इसमें चीनी ज़्यादा है, पानी कम है, तो क्या चारों तरफ से पानी इसको भरने के लिए नहीं चलेगा? तो जैसे यहाँ पर होता है रेजिन में, तो यहाँ से पानी चलेगा। और हमने आपको बताया था कि ट्रैकिट का यही काम होता है, वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करता है। कल बताया था कि नहीं, उसमें छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, पिट्स। अच्छा, वो इससे चलेगा तो क्या ये वाला एक जो सीप ट्यूब है वो क्या फूल जाएगा? और जो इसके बगल की कंपेनियन सेल है वो कहेगी ऐसे मत करो, तुम फूलो नहीं, हमारे ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। तो क्या वो उसे दबाने की कोशिश करेगी? या पैरेन्काइमा, क्योंकि अल्टीमेटली वो उसी पे तो प्रेशर डाल रहा है। और चारों तरफ से इसमें क्या यूज होता जा रहा है? पानी आता जा रहा है क्या? और अंदर में क्या है? ये ग्लूकोज है। तो मान लीजिए कोई चीज भर जाए और उसमें ऊपर नीचे छेद हो, तो ये लोग दबाएंगे और ऊपर भी पिचकारी और नीचे भी पिचकारी। तो ऊपर चला जाएगा आधा चीनी पानी और नीचे भी चला जाएगा। बोलो सही है बात कि नहीं? तो वही चीज़ यहाँ पर हो जाती है कि ये भर गया पूरा, और अब इसमें एक क्या होगा? डिफरेंशियल प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। डिफरेंशियल प्रेशर का मतलब है डिफरेंस ऑफ प्रेशर। तो इसमें प्रेशर ज़्यादा है और ऊपर वालों में नहीं है, उसमें तो पानी नहीं गया है। तो जब ये अगल बगल की वॉल को दबाएगा तो क्या होगा?
फिर वो भी उसको दबाएंगे। जैसे लोकल ट्रेन है मुंबई की, कि मोटा आदमी अगर चारों को दबाएगा तो वो भी दबाएंगे, ऊपर से भी उल्टी करेगा और नीचे से भी उल्टी करेगा। तो वही चीज़ यहाँ होगी कि नहीं होगी? तो ये चीज़ हो जाएगी। इट इज़ ए डिफरेंशियल प्रेशर कंडीशन। सो नाउ लेट अस, ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया कि कैसे ऑस्मोसिस से ये भर गया है, और अल्टीमेटली ये इसका जो मूवमेंट है न्यूट्रिएंट्स का, वो यूनिडायरेक्शनल नहीं है, ये ऊपर भी जाएगा और नीचे भी। तो मल्टी डायरेक्शनल हुआ कि नहीं? तो अब हर एक के बारे में लिखेंगे। दैट इज sieve tube. It is uninucleated cylindrical होगा लाइन, ये यूनिन्यूक्लिएटेड और सिलिंड्रिकल, ये भी एक टिश्यू है, लाइव सेल। इतनी बात होती है, ठीक है। थ्रू विच ये ग्लूकोज इन वाटर सॉल्युबल फॉर्म ट्रांसपोर्ट्स, वो पता है कि नहीं? थ्रू विच ग्लूकोज इन water soluble form transports at its both ends. Porous sieve plates are present at its both ends. Porous sieve plates are present. Sieve tubes are end to end connected. एक sieve tube है, उसी के नीचे ही तो दूसरी होगी। जैसे बांस देखा है, गन्ना देखा है, तो उसमें नोड्स होते हैं, गांठें, वैसे ही एंड टू एंड कनेक्ट होती है। तो वैसे ही तो sieve tubes are end to end connected. कुछ बुक्स में सीव प्लेट को अलग पार्ट माना गया है, तो आप देख लीजिएगा, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो आप भी मान लेना। ओके, नेक्स्ट इज कंपेनियन सेल. It is live, uninucleated, cylindrical tube. ज़्यादा इसके बारे में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन सब के बारे में पूछने की जरूरत नहीं, बस इसके अगल बगल पाई जा रही नहीं कंपेनियन सेल। आगे देखिए, दैट इज पैरेन्काइमा। जैसा इसका नाम है पैरेन्काइमा, तो फिलिंग के लिए, तो अगर काइमा का मतलब फिलिंग करने के लिए, तो इट ये भी क्या है, लाइक यूनिन्यूक्लिएटेड हो गया, सिलिंड्रिकल भी हो गया, एंड ये फिल्स द स्पेस and gives mechanical strength to phloem tissue. अच्छा, phloem fiber it is fibrous होगी। डेड सेल्स, ये डेड सेल का ग्रुप है, क्योंकि है तो चारों ही टिश्यू ही है ना, चार तरीके से टिश्यू से मिलकर बना है। सो इट गिव्स एडिशनल स्ट्रेंथ टू वेस्कुलर बंडल, एडिशनल
एक जगह से भी टूट जाए तो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी, फिर खाना नहीं पहुंचेगा ऊपर से, है ना, पेड़ मर गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये कैसे काम करता है, इसका फंक्शन। सो हाउ फूड इज ए क्वेश्चन पूछा भी गया है, हाउ फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट। कल हमने वाटर का लिखाया था, फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट। देखो सार्थक सिर्फ दो चीजें बताओ, जो खाना ट्रांसपोर्ट होता है उसका नाम बताओ। जवाब तो देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। अच्छा, जो पानी ट्रांसपोर्ट होता है उसका नाम बताओ। तो खाना ट्रांसपोर्ट होता है उसका क्या नाम है? मतलब जो खाना ट्रांसपोर्ट करता है ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपिरेशन। यही बात। सो अब जरा देखो कि ग्लूकोज इज आंसर, ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड इन लीव्स एंड, अब लीव्स में भी जाइलम फ्लोएम है, ऐसा नहीं कि वहां से भी जाइलम शुरू हो जाती है, स्टोमेटा तक जाइलम जाता है। एंड इट इज रूटेड टू सीव ट्यूब। तो नाउ सीव ट्यूब इज रिच विद शुगर सोल्यूशन या ये ग्लूकोज सोल्यूशन। सो सीव ट्यूब क्या होगा, सीव ट्यूब is rich with glucose solution. However, outside of it, water concentration is more. अंदर ग्लूकोज ज़्यादा, बाहर क्या है, पानी ज़्यादा। And outside it, कंपेनियन सेल का फंक्शन क्या है? कंपेनियन सेल अपना थोड़ा मोड़ा काम करती है, 11th में पढ़ेंगे, अभी हम देख के बता देते हैं। ठीक है, ये सब लाइव सेल्स हैं और कुछ ना कुछ काम करती रहती हैं। ठीक है, तो आउटसाइड और आउटसाइड अभी बताता हूँ देख के। ठीक है, सो आउटसाइड सीव ट्यूब क्या है बताओ, पानी ज्यादा है। आउटसाइड ऑफ इट वाटर कंसंट्रेशन इज मोर। सो ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर वाटर मूव्स इनसाइड एंड जो सीव ट्यूब है वो स्वेल सब नहीं हो जाएगी ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसमें हेमोलाइसिस मेंशन करना पड़ेगा। देखो बाहर हाइपोटोनिक सोल्यूशन है और हो हीमोलिसिस रही है, अगर इतना जानते हो तो हम नेसेसरी की वर्डिंग नहीं डालना चाहते, है यही हो रहा है। तो बाहर का सोल्यूशन है हाइपोटोनिक और इसकी स्वेलिंग का नाम है हीमोलिसिस। तो सरल हम लिखा है वही नाइफ का जो आपने पढ़ा। सो ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर वाटर मूव्स इनसाइड, पानी अंदर जाएगा। अब बोलो पानी अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो। नाउ सीव ट्यूब स्वेल्स अप एंड एग्जर्ट प्रेशर ऑन साइड वॉल्स। जब ये फूल जाएगी तो क्या होगा, इसको भी दबाएगी इसको भी दबाएगी, तो इंटर्न वो भी तो एक्शन और रिएक्शन करते हैं कि नहीं, ऐसे तो कोई दब नहीं जाएगा। सो मूव्स इनसाइड एंड सीव ट्यूब स्वेल्स अप। जब ये स्वेल अप हो जाएगी तो क्या करेगी बताइए, एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन साइड वॉल्स। नीचे का लिख लिया है, and exert pressure on side walls. Side walls होगा। In turn side wall exert pressure on it. जब किसी भी चीज़ पे प्रेशर आप डालोगे तो उससे भी तो एक रिएक्शन आता है कि नहीं। दीवार पर ही हाथ लगाओ तो वहाँ से
नॉर्मल रिएक्शन आता है. सो इन टर्न साइड वॉल पुशेस इट, पुश इट, तो उसे पुश करेंगी. एंड सॉल्यूशन, जो शुगर सॉल्यूशन है या ग्लूकोज सॉल्यूशन शिफ्ट्स इन अपर एंड लोअर सी ट्यूब्स. एंड ग्लूकोज सॉल्यूशन shifts to upper and lower C. This movement is multi-directional. Now, differentiate between xylem and phloem. इसको नोट कर रहे हैं. ये ऊपर का तो हो गया होगा ना अभी. So differentiate between xylem and phloem. कई बार कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया जाता है, तो हम कंपेयर भी कर देंगे. पहले आप कंट्रास्ट लीजिए. Difference between xylem and phloem. चलो नोट कर लिया ऊपर का, थोड़ा सा इतना कर लिया. दो लाइन तो हुई. चलो ओके. नाउ सर आउटसाइड जाइलम के फ्लोएम होता है, इसीलिए पानी है. आउटसाइड तो जाइलम के ऊपर फ्लोएम हुआ है. साइलेंट की वजह से ही तो वाटर आता है. बोलो क्या पूछिए. नहीं कुछ नहीं, मैं जानना है वो इतना जानना था ग्लूकोज के बाहर जो है ये पानी कहाँ से आता है. ग्लूकोज के बाद तो जाइलम है, और जाइलम के बाद ट्रैकिंग है, वही ये काम कर रहा है. ठीक है ना. सो दिस complex tissue is responsible for
transport of water and minerals. तो ये वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। अब देखिए, जबकि ये क्या करेगा, दिस कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल, ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ट्रांसपोर्ट ऑफ for transport of glucose और कुछ और भी न्यूट्रिएंट्स हैं। सभी चीज़ें मीठी नहीं होती हैं, जैसे मिर्च है उसमें जिंक है, कभी कभी कुछ चीज़ों में मैग्नीशियम है, हरी पालक है तो मैग्नीशियम है, ऐसे टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ न्यूट्रिएंट्स। और कुछ कुछ चीज़ें उनमें प्रोटीन ज़्यादा है, जैसे दाल होता है कि नहीं, तो सिर्फ ग्लूकोज ही नहीं बनता है, और भी क्या चीज़ बनेगी, न्यूट्रिएंट्स। तो अलग अलग प्लांट से तो हमें अलग अलग चीज़ें, मूंगफली में ऑयल है ना। द प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा is called transpiration. इसे क्या कहेंगे, which is responsible for this transportation. क्या उसी ट्रांसपिरेशन की वजह से ये सब हो रहा है, which is responsible for it. अब इसमें क्या है, movement of food through phloem vessel, phloem tissue is called transpiration. तो उसमें हम ये नहीं कह सकते मूवमेंट ऑफ वाटर को ट्रांसपिरेशन कहें, दोनों में फर्क समझो। क्योंकि कंट्रास्ट करना है तो आर्टिफिशियली हमने उसको बना के लिखा, इट इज ओनली आर्टिकुलेटेड, कृत्रिम तौर पर, कि पानी निकला तो वो हो गया ट्रांसपिरेशन, और उसकी वजह से क्या हुआ, पानी ऊपर चढ़ा। बात समझ आई? ट्रांसपिरेशन क्या है, इसमें से वेपर का आउट होना। लेकिन इससे होगा क्या, क्या पीछे सक्शन क्रिएट होगा और उससे पानी चढ़ेगा। तो ये इसमें लिखो कि ट्रांसपिरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। वहाँ ये ना लिखो कि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, क्योंकि पानी का ऊपर चढ़ना ट्रांसपिरेशन नहीं है, जैसा ध्रुवांशी ने बताया वो ट्रांसपिरेशन है। स्टोमेटा से पानी का इवेपोरेट हो जाना ही ट्रांसपिरेशन। तो आप लिखो इसके लिए कौन सा प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांसपिरेशन। यहाँ सीधे सीधे लिख दो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। समझ में आ गई बात की नहीं, क्योंकि डिफरेंस बनाना है ना दोनों का। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, और यहाँ रिस्पॉन्सिबल लिखो। समझ में आई बात की नहीं? तो क्या लिखोगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन। अब जरा देखें, ये हो गया। नाउ दिस इज ए फिजिकल प्रोसेस। तीसरा क्या है, दिस इज फिजिकल प्रोसेस एंड नो एनर्जी इज नीडेड। इसके लिए कोई एनर्जी नहीं है नीडेड। जबकि क्या है, दिस इज केमिकल प्रोसेस एंड एनर्जी इज नीडेड फॉर इट इन फॉर्म ऑफ एटीपी। सर ये केमिकल सबसे बता देता हूँ। ओके, अभी ये हटा दें। दिस इज यूनिडायरेक्शनल, दिस
is unidirectional. सर ये जो वैक्यूम क्रिएट करता है इसीलिए रिस्पॉन्सिबल है, बोलो ये रिस्पॉन्सिबल ट्रांसपिरेशन जाइलम कैसे है? कैसे? क्योंकि मान लो यहाँ से पानी निकल गया और पानी निकलेगा तो पीछे वैक्यूम क्रिएट होगा, उसको फिल करने के लिए रूट खींचेगा पानी मिट्टी से, सूखी मिट्टी से पानी खींच लेता है, कूड़ा भी पानी है, क्योंकि तुम वैक्यूम क्रिएट कर दो तो कहीं से तो पानी खींचेगा ही ना, तो रूट पानी खींच लेगा। जैसे स्ट्रॉ से हम नहीं पेप्सी पीते हैं तो वैक्यूम क्रिएट करते हैं तभी तो पेप्सी ऊपर चढ़ती है, वही चीज़ है। सो दिस इज यूनिडायरेक्शनल, दैट इज वाटर मूव्स फ्रॉम roots to leaf. अब यह क्या है? This is multi-directional. That is glucose moves from leaves to all part of plant. So it's most of the tissues are dead. That is only xylem parenchyma is like, और इसमें क्या है? It's most of the tissues are like only phloem fiber is there. It is located on outer side, inner side of vascular bundle of vascular bundle. It is located on outer side of vascular bundle. देखो रेस्पिरेशन दिन भर होता रहता, दिन रात, किसी दिन में होता है या रात में होता है, सांस लेना, क्योंकि ग्लूकोज का कंजम्पशन होगा ना, तो क्या ग्लूकोज पूरे दिन जाता ही रहेगा? भाई वो कहेगा हमें सांस लेने में भेजते रहो, ग्लूकोज इकट्ठा तो करेगा नहीं। तो कौन सा प्रोसेस ऐसा है जो दिन रात चलता है, कौन सा सिर्फ दिन में चलता है? भाई आपको पानी दिन में देना है ना, रात को तो नहीं देना है, क्योंकि दिन में पानी लेगा तो खाना बनाएगा, और जब खाना यानी ग्लूकोज बन जाएगा तो दिन भर पूरा देता रहेगा धीरे धीरे। तो दिस प्रोसेस कंटिन्यू, ठीक है, ये ऑल टाइम, एंड दिस प्रोसेस अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है, दिस प्रोसेस अकर्स, दिस ट्रांसपोर्टेशन occurs ड्यूरिंग डे टाइम, डे टाइम ही पानी का आदान प्रदान होता है, एंड दिस प्रोसेस occurs all the time as cells respire. जो कोशिकाएं हैं वो श्वसन करती रहती हैं, respires all the time, so they need glucose all the time. So these need glucose all the times, or as food is made, फूड के बनने में ही तो CO2 और वाटर चाहिए, ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है, अब देखो
सेल वॉल इज थिक, बहुत मोटी चाहिए पानी पहुंचाने के लिए, क्योंकि अगर पानी भेजना है तो मोटा, और खाने को उसे बार बार फूलना है, पिचकना है, मोटा हो जाएगा तो फूल पिचक पाएगा, तो उसकी सेल वॉल कैसी होगी? सेल वॉल इज अच्छा, इसमें क्या होता है, इसकी सेल वॉल आपको मालूम है, लिग्निन मरी हुई कोशिकाएं जिनका स्लेरेनकाइमा, कोकोनट का जूट देखा है, वही लिग्निन है। कोकोनट में जो सूखा हुआ कोकोनट देखा ना, ये खोपरा, वही लिग्निन है। तो ये लिग्निन का बना है और वो सेलुलोज का बना है। तो इसकी सेल वॉल थिक होती हैं, और किसकी बनी है? लिग्निफाइड भी बोल सकते हो या लिग्निन। अगर आपको मेड ऑफ लिग्निन लिख दो, जो कि स्लेरेनकाइमा 9th में लिखा था कि नहीं, रेड कलर का दिखाया था। एंड मेड ऑफ, लिग्निन एक वेस्ट मटेरियल है जो कॉम्प्लेक्स शुगर है, मेड ऑफ सुबेरिन, लिग्निन, गम, जिलेटिन, ये हमने सब बताया था कि नहीं, तो उसमें से निकलता रहता है। तो मेड ऑफ लिग्निन, क्योंकि डेड होती है ना, जाइलम वेसल क्या, अगर डेड है तो क्या वो स्लेरेनकाइमा की नहीं बनी होंगी, और स्लेरेनकाइमा तो लिग्निन होता है बात कि नहीं। तो इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? अगर आपने ये फिगर 9th में देखा हो तो ऐसा बना था कि नहीं, लिग्निन ऐसे ही बना था कि नहीं, 9th का, नहीं तो हम बुक दिखाएं। तो और इसकी सेल वॉल कैसी है? and made of cellulose, ठीक है। It is a passive process and it is active process. ये कैसा प्रोसेस है? क्योंकि इसमें किसी केमिकल एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, ये वैक्यूम से चलता है। तो ये क्या हुआ? इट इज पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, एंड इट इज एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। अब दो चीज बता दें, इन्होंने पूछा था कंपेनियन सेल का काम, इन्होंने पूछा था कि केमिकल एनर्जी कैसे यूज होती है, दो चीज बता दें। यूज ऑफ कंपेनियन सेल इन फ्लोएम टिश्यू, बस वो प्रेशर ग्रेडियंट बनाती है, लिखना हो तो वो जैसे फूलती है उसको दबाने का काम करे, मतलब कोई एक तरह से लोड बियरर है, बस जैसे दीवार नहीं होती है और कोई प्रेशर डिफरेंस बनाती है, जब वो उसको दबाएगी तो वो उसको दबाएगी। हाउ एनर्जी इज यूज्ड इन ट्रांसलोकेशन, देखो ऐसे डिटेल में तो फिर आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, बस इतना ही जान लीजिए कि एटीपी एनर्जी होती है। ऐसे तो लग रहा है ये डे टाइम होना चाहिए, ये ऑल द टाइम। देख लो, ये खाने का है तो खाना बोलो ग्लूकोज तुम्हारे सेल को हर समय चाहिए क्या, क्योंकि वो सांस लेंगी, तो ग्लूकोज हर समय पहुंचाया जाना चाहिए। भाई तुम बताओ, तुम सांस दिन रात लेती हो? तो एक सांस की छोड़ो, एक होता है ब्रीदिंग छोड़ो, ब्रीदिंग भी दिन रात होती है, और रेस्पिरेशन भी तो दिन रात होता है। ग्लूकोज का टूटना, सनलाइट कहाँ से लाता है? सनलाइट की जरूरत नहीं है तुमको, सांस लेने के लिए सनलाइट चाहिए क्या? रेस्पिरेशन हम भी दिन रात करते हैं। तो ऑक्सीजन सुन तो लो पहले मेरी बात, जैसे हम पूरा दिन रेस्पिरेशन करते हैं कि नहीं, और प्लांट पूरा दिन रेस्पिरेशन करते हैं क्या? करते हैं।
तो उनके हर सेल को ग्लूकोज चाहिए कि नहीं? रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस है? रेस्पिरेशन का प्रोसेस है कि C6H12 और O2, इसी से तो बनेगा 6CO2 और प्लस 6H2 प्लस 38 ATP। तो बोलो उनके हर सेल को ग्लूकोज तुम पहुंचाओगे दिन रात की नहीं? कौन पहुंचाएगा? जाइलम की फ्लोएम तो पहुंचा तो रहा है पूरा दिन। अगर हर टाइम बोलो, उसने खाना दिन में बना, खाओ दिन भर। शीतला माता का व्रत है, अगले दिन तक खा। हाँ बोलो। सर इसमें जो वाटर भी तो रिलीज हो रहा है, वो वाटर कहाँ जाएगा? वाटर, हाँ। तो जो वाटर रिलीज होता है वो यूटिलाइज हो जाता है। जैसे इसमें जितना भी है हम हमारा जो तो मतलब सर वो ऐसे evaporate से नहीं होगा? और अगर रात को पानी डाल दिया तो? वाटर तो प्लांट भी रात को अगर आपने ये कर दिया स्टैग्नेट हो जाएगा। रूट्स क्या हो जाती हैं, उनको सांस लेने के लिए हवा चाहिए, तो रूट बेचारी घुट घुट के मर जाएंगे। रात को पानी दे दोगे तो देखो उनको तो तुमने ग्लूकोज पहुंचा दिया, लेकिन उनको हवा नहीं दी। और ग्लूकोज खिलाते रहो, नाक बंद कर दो उसकी मर जाएगी। अब देखो नाउ इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चैप्टर का तो काम खत्म हो गया। इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 110 देखो, ऊपर का कुछ लिख लिया? ओके 110 पेज का इंटेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या ये कर चुके हैं? साक्षी ध्यान दो, 110 पेज 110 पेज देखो, इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन इससे पहले वाले मुझे लगता है किए नहीं है। ठीक है, चलो इंटरेस्ट क्वेश्चन। तो चैप्टर तो खत्म हो गया ना? वो लोग ने आए 98 है क्या? नई पेज का कौन सा? 96 है। चलो 96 पहला क्वेश्चन, What are the components of transportation system in human being? अगर कुछ अलग होगा तो बता देंगे, वही होगा तो। ना तो अलग क्वेश्चन है, इसे नोट करो। The components of transportation system of ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है। ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज ब्लड एंड लिम्फ। तो मानव संचार तंत्र के दो घटक कौन कौन से हैं? ब्लड एंड लिम्फ, रक्त और नसिका। अब जरा इनके बारे में देखिए। सो देयर फंक्शंस आर एज फॉलोज। नोट करो अंशिका। नाउ रेड ब्लड सेल कैरी ये क्या करेगी? O2 from lungs and nutrients from, अब आप चाहे तो इसको लिख लें न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम माइक्रोविली भी कह सकते हो, नहीं तो स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल सेल्स एंड transport
नाइट्रोजीनियस वेस्ट एंड एक्सेस सॉल्ट, दो चीजों को वेट को करेगी। एंड ट्रांसपोर्ट नाइट्रोजीनियस वेस्ट जिसको कि यूरिया कहते हैं, NH2CO and excess salt to kidney for discharging it out as urine। तो ये काम हमारे ब्लड का है। अब दूसरी बात है लिम्फ का क्या काम है। सो लिम्फ पुट्स in circulation extracellular fluid and large protein। लार्ज प्रोटीन के हमारी बॉडी में कुछ टिश्यूज के होते हैं तो उन सबको वो करेगी। ठीक है, ठीक है। इट ऑल्सो कैरीज डाइजेस्टेड फैट। डाइजेस्टेड फैट का क्या मतलब है? लार्ज प्रोटीन और इसके अलावा फैटी एसिड्स, ये सब बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं। एंड ग्लिसरॉल, हमने इन सब के फॉर्मूले पहले दिखा दिए थे। ग्लिसरॉल्स इन सबको करते हैं। ठीक है, लार्ज प्रोटीन कुछ नहीं है। मान लो जैसे अमीनो एसिड है CH3OH और ये COOH है और ये क्या है NH2 है, तो ये तो क्या हो गया अमीनो एसिड है। अब इसी को कनेक्ट करते चले जाओ तो लार्ज प्रोटीन हो जाएगा NH। देखो N के 3 हमने वैलेंसी दिखाई और C की कितनी दिखाई 4, O की 2 दिखाई। तो ये बोलो ये एसिड है COOH और ये अमीन है और इसमें से वाटर निकाल दो तो क्या ये पेप्टाइड बॉन्ड है और इसे 200 ले लो, 100-200 तो लार्ज प्रोटीन नहीं होगा, 200 मोतियों की माला। तो इन सबको करता है पुट इनटू सर्कुलेशन, इन सबको सर्कुलेट करेगा। ठीक है, एंड क्लीन, और ये किसको क्लीन करेगा? जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, या ये सब समझ सकते हो सेलुलर डेब्रीज, मैंने बताया था क्या आपको? डेब्रीज या फ्रेगमेंट्स भी बता सकते हैं, टुकड़े जो आपको ठीक लगे, उन सबको क्लीन कर देता है। इतना ही इसका आंसर सही है। लिम्फ क्या करता है? एक्स्ट्रा सेलुलर से लेकर के सबको सबक्लेवियन वेन से हट में डाल देगा और सफाई करेगा लिम्फोसाइट से, यही तो काम करेगा। ऑन है ना वीडियो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार प्लेटलेट्स का फंक्शन आपको बोलो। एक बार फैटी एसिड्स प्लेटलेट्स बोलो। प्लेटलेट्स का फंक्शन। प्लेटलेट ये कोएगुलेट्स करता है, ये क्लॉट द ब्लड। जैसे तुम यहाँ से कट कर दो, पहले गेम चला था कि नहीं, लोग कट करते जाते, कौन सा था? तो फिर उससे क्या होगा, कट करने के बाद खून सूख जाएगा। तो प्लेटलेट तुम्हें मरने नहीं दे रहा है, तुम मरना चाहते हो जब भी नहीं मरने दे रहा, तो वो क्लॉटिंग द ब्लड। अब देखो what is necessary for separating oxygenated and deoxygenated blood in human being। तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं क्या जरूरत है उनमें एक सेप्टम के द्वारा। भाई राइट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है यहाँ की डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करने की क्या जरूरत है सुप्रिया, आप बताएंगी? वरना वो कोई फिर उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, तो इसलिए ये आवश्यकता है। What is the need? देखिए mammals and birds। mammals क्या होते हैं? ये विविपेरस हैं। विविपेरस का मतलब बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते हम लोग।
बच्चों को जन्म देना। और ये ओवी पेरस है। ओवम देते हैं क्या? ओवी पेरस ये अंडे देते हैं। कहाँ बैठ के अंडे दे दिए। ठीक है, तो हम लोग मैमल्स एंड बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल। हम कैसे हैं बताओ? व्हाट डज इट मीन बाय दिव्यांगी वार्म ब्लडेड एनिमल? जिनका टेम्परेचर हमेशा फिक्स रहता है। ये सही बात है। किसी भी क्लाइमेट की Their body temperature is at homeostasis या constant. They have constant body temperature in all weather condition. ऐसा है कि नहीं? और इसके लिए अगर मैं इस कमरे का टेम्परेचर 24 डिग्री ही रखना चाहूँ तो मुझे इसके लिए हर महीने 12,000 रुपये देने पड़ेंगे। और पंखे से चला लेते हैं तो को 1,500 में काम नहीं। तो हम होम्योस्टेसिस मेंटेन कर रहे हैं, ये बहुत महंगा सौदा है। ऐसे अगर हम अपनी बॉडी का करें, अमरनाथ चलेगा 0 डिग्री में नंगे पैर घूम रहे हैं कि शंकर जी की हत्या करें, डर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है हमारे अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट है, वो काम चला लेगा। क्यों? क्योंकि वो उसी हिसाब से शिवरिंग करेगा और लंग से हार्ट जल्दी जल्दी पंप करेगा। ज़्यादा ब्लड दो, और जब ज़्यादा ब्लड होगा तो क्या रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा। फ्रोजन वाइट मान लो, अब उसी में ज़्यादा देर खड़े रहेगा तो धीरे धीरे खून ठंडा पड़ जाएगा, वहाँ पर नसें फट जाएंगी, वहाँ पर ऐसे चलते रहो शंकर जी की यात्रा। जय भोलेनाथ। अपना चलते रहे। तो इस तरीके से दे हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इन ऑल वेदर कंडीशन। दे हैव कांस्टेंट बॉडी। ऐसा कभी हुआ है क्या किसी के साथ? मेरे भाई के साथ हुआ, वो 3 महीने एडमिट रहा अमरनाथ यात्रा के बाद। आने के बाद ऐसा बीमार पड़ा, बर्फ वाली जगह पर तो होते ही रहता है। टेम्परेचर, मुझे बॉम्बे जाना पड़ा उसको देखने। दे हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। और जूते चप्पल पहले ही जमा करा देते हैं 2 किलोमीटर पहले। बताओ ये कोई बात? कहते हैं बर्फ पे चलो। सॉक्स नहीं पहन सकते? कुछ नहीं। अभी आप ये देखो। बर्फ में गीले नहीं हो जाएंगे? अब आगे की बात करें, सुन लीजिए। दिस रिक्वायर्स हाई एनर्जी नीड। सो ये कैसे पूरा हो सकता है? दिस रिक्वायर्स हाई एनर्जी नीड्स, ठीक है, एंड हायर रेट ऑफ रेस्पिरेशन। क्योंकि एनर्जी कहाँ से मिलेगी बताओ? हायर रेट ऑफ रेस्पिरेशन। सो हमारे सभी सेल्स में प्योर ऑक्सीजन या एबंडेंट ऑक्सीजन पहुंचाई जानी चाहिए कि नहीं? सो एबंडेंट या मोर ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर इट। रेस्पिरेशन जब हाई हो जाएगा तो इंसान जल्दी मरेगा। देख लो, C6H12 O6 है और O2 मिल जाए, इसी से तो एनर्जी बनेगी। तो वहाँ पर 6 CO2 और 6 वाटर और 38 ATP। रेस्पिरेशन कुछ नहीं, ग्लूकोज का तोड़ना है। क्या बताओ, जो लोग रेस्पिरेशन जिनमें ज़्यादा होता है, खूब वहाँ जिम में जाते आते हैं, वो सब जल्दी मर जाते हैं? कोई जल्दी नहीं मरता, सब जी रहे हैं, पहलवान बड़े बड़े। ठीक है कि नहीं? सो हाई एनर्जी नीड इज नीडेड, हेंस देयर हार्ट्स आर 4 चैम्बर्ड एंड मोस्ट एफिशिएंट। देयर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इज सेपरेटेड फ्रॉम deoxygenated blood. So they have most efficient kind of heart which is 4 chambered. इन्हीं लोगों में 4 chambered heart है।
एविस में 5 तरीके के लोग हैं, मैंने बता दिया था। एक स्तनधारी मैमल्स, और दूसरे कौन से हुए? एविस, दैट इज बर्ड्स, बर्ड्स। और तीसरा क्या हुआ? अब इससे नीचे क्या है? सरीसृप, जो सड़क के चले, क्रीपिंग करें। फिर एम्फीबियन, और फिर फिशेस। तो ये फिश हुआ, ये फ्रॉग हुआ, पानी में भी रहे, और इसमें ये स्नेक हुआ। अच्छा, इनमें जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है, इसमें 3 चैम्बर्ड है और इसमें 2 चैम्बर्ड है। क्रोकोडाइल इसमें आता है लेकिन 4 चैम्बर्ड है, क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है, ठीक है। अब जरा देखो कि विच इज 4 चैम्बर्ड मोस्ट एफिशिएंट है, एंड इट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सेपरेटेड फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय ए सेपरेटर और सेप्टम। इट्स oxygenated blood is separated from blood by septum, and only oxygenated blood is supplied to body, and only body to produce maximum energy. तो जो एयर है उसमें 21% O2 है और 78% N2 है। अगर हम 100% O2 ध्रुवांशी मान लो हमारी बॉडी में डालें तो क्या होगा? ऐसे जल के राख हम जिंदा भी जल नहीं की राख होगा। चलो अब अगली बात करते हैं। सो what are the components of transport system in highly organized plants? So components, highly organized plants की बात की जा रही है, तो प्लांट भी ये देखो सबसे पहले होते हैं हेलोफाइटा, हेलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, ट्रायोफाइटा होगा, लो इन्होंने बता दिया पहले से, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म। नाम किसने रखे हैं ऐसे? इजी से नाम नहीं मिला। तुम भी और कठिन कर देना है प्लॉटिमॉस जो फिर बायो पढ़े ही ना। तो जिम्नो स्पर्म, और फिर क्या है एंजियो स्पर्म। स्पर्म का मतलब बीज, और तो वो पहली जेमिनी पढ़ा है? क्या जेमिनी? जेमिनी किसी की राशि होती है जो हाँ, स्टेरिक हाँ, आती है, हाँ। तो उसमें 2 छोटे बच्चे दिखाए जाते हैं और वो नंगे रहते हैं, तो ये नग्न बीजी हैं। इनका जो सीड है वो अनकवर्ड है, ऐसे हवा में घूमता रहता है कि नहीं, उस ऐसे सीड गिर नहीं जाते किन्हीं किन्हीं पेड़ के, सूखे सूखे ऐसे बीज गिरते रहते, उनमें फ्रूट नहीं होता है, गूदा नहीं होता है, पल्प की खा लो आम की तरह। और एंजियोस का मतलब आवृत, ढके हुए, पल्प है आम की तरह, तो आवृत बीज। स्पर्म तो समझ गए ना, सीड, तो जो ढके हैं वो आवृत बीजी हैं, यानी इट इज कवर्ड विथ पल्प, और यही हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट है जिनकी हम बात करने जा रहे हैं। तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स है, ये कौन है बताइए? फ्लावरिंग प्लांट, और सीड्स इसके क्या है? अनकवर्ड, कवर्ड विथ पल्प, और ये फ्लावरी होते हैं क्या? इन्हीं में फ्लावर आता है, फ्लावर बियरिंग, और किसी में फ्लावर नहीं आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट इवॉल्व्ड कौन सी इसमें डिवीजन है, तो एंजियोस्पर्म में मैंगो हो गया, जो अमरूद हो गया, जितने फल भी तरह हैं, भिंडी इंडी हो गई, सब यही है। सर वो पहला वाला क्या है?
और मैंगो, और कुछ ऐसे जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म का मतलब है बीज, बीज देख लो ऐसे, और ये सब सीड है। कैक्टस मतलब ये सीड होते हैं, जो होता नहीं कि साइकस स्पाइनस, इसमें कुछ गूदा नहीं है, पल्प है, सीड सीड है। जिम्नोस्पर्म है कि नहीं, सीधी है, छूटे टूट जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? बड़े बड़े देखे हैं कि नहीं ऐसे जिम्नोस्पर्म? तो जिम्नोस्पर्म में पल्प है और इसमें फ्लावर भी नहीं होगा। ये सब वही क्रिसमस में सजाया जाता है पेंट कर करके। ठीक है कि नहीं? चल, तो इसको क्या लिखे बताइए? नेकेड सीड्स। कैसे सीड्स हैं? ऐसे भी सीड्स लेते हैं, दिखते हैं। और नॉट फ्लावर बियरिंग। जैसे कोकोनट का ट्री किसी ने देखा, उसमें फूल भी उगे होते हैं क्या? अब कोकोनट है वो बीज ही है, उसी को पूरा का पूरा गाड़ दो, खाओ पियो मत, उसके अंदर सीड को खा लो तो अलग बात है। जैसे कह दो मैंगो खा लिया, भूख और लगी, चलो सीड को छील के अंदर का भी खा। ऐसे ही हम कोकोनट के अंदर का खाते हैं, जो हम खा रहे हैं वो सीड है। अब कोई मैंगो का सीड ही फोड़ने लग जाए, कहते इसको भी फोड़ो, हम खाएंगे, तो अंदर कुछ ना कुछ तो खाने को मिल ही जाएगा। वही चीज़ है, बात समझ में आ गई? तो दैट इज नॉट, तो जो डिस्पर्सल ऑफ सीड होता है वो सब जिम्नोस्पर्म बिल्कुल इसी में होता है। और इसमें तो सीड ही नहीं होते। फर्न पेड़ देखा है? फर्न, तो फर्न में सीड नहीं होते हैं, तो ये फर्न है, यानी बड़े बड़े होंगे। ये देख लो, नाउ अब जरा देखिए, फर्न ट्री, तो ये देख लो, पहले तो तुम जिम्नोस्पर्म देखो, जिम्नोस्पर्म जिसमें कभी फूल नहीं होगा। ये देख लो जिम्नोस्पर्म, इसमें फूल नहीं होंगे कभी भी ना। जिम्नोस्पर्म को, ये कोकोनट का ट्री। अब देखिए, यहाँ एक 5 स्टार होटल है जो फर्न है। हाँ हाँ, तो अगर इस फर्न का नाम है तो जरा उसके पत्ते देखो, ऐसे बगीचों में पाए जाते हैं, ऑर्चिड्स में। ये खूब पेड़ आपने देखो, इसमें कभी फूल नहीं होंगे, और ये आपने देखा, ठीक है? तो मैंने देख, अच्छा तो इसमें भी रखा है फर्न, हमारे पास ये रखा है फर्न। जरा पीला पड़ गया है, दिखा देंगे, ठीक है? तो ये देखो, ये स्पाइक है जो कि जिम्नोस्पर्म है। ये किसी तरीके से ये फर्न है। फर्न अभी दिखाया आपको कि नहीं? अभी ग्रीन होता तो जरा ज्यादा मजा आता, लेकिन ग्रीन नहीं है ना ये। और इसमें कोई पल्प नहीं है, सीड तो है बट पल्प नहीं है ना, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो अब टेरिडोफाइटा में क्या होता है? यहाँ से जाइलम फ्लोएम शुरू है, इसके पहले तो जाइलम फ्लोएम ही नहीं। देखो इस चीज को, देखो वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट, ये जरूर लिख लो, क्योंकि आगे चलने पर अगर ये चीज नहीं पता होगी तो बायो नहीं समझ सर पाओ। वो क्या ये पांचों टाइप लिखो, बोलो। वो है क्या नाम? टेरिडोफाइटा क्या कहते हैं? टेरिडोफाइटा, जिसमें वेस्कुलर बंडल होगा। और सीड्स कैसे होंगे? एब्सेंट, देखो बताया उन्होंने कि नहीं सीड होते ही नहीं। फिर जिंदा कैसे है? सीड्स, नो सीड्स, अरे जनरेशन तो खत्म हो गई। यानी हिडन सीड्स हैं, ये फेनेरोगैम्स हैं, हिडन, छुपे हुए से है ही हैं। हाँ बोलो बोलो। बनाना की बात कर रहे हैं। हाँ तो उनमें भी एबिलिटी नहीं, वो किसी और तरीके से उगाया जाता है, स्टेम से या और कई तरीके से उगाया जाता है। अब ये देखो, इनमें कोई सीड्स नहीं, और इसका एग्जांपल बताओ जरा। कितना अच्छा बताने, फर्न,
अरे नहीं, मैंने एग्जांपल थोड़ा दिया था। देखिए पर अच्छा, टेरिडोफाइटा क्या होगा, फ्यूनेरिया, वो झूठ मूठ का दिखेगा कि ये ऊपर का पार्ट है और ये दिखेगा, लेकिन इसमें कोई ना रूट और शूट नहीं है, दिखने में ऐसे लगेगा। अब कहीं कहीं गुच्छे गुच्छे देखे उगाते हैं पत्थरों पे, वो होता है थाइलोफाइटा ना, उसमें लीफ भी नहीं होगी, वो बस गुच्छा गुच्छा हरा हरा है, थाइलस, लंप ऑफ ग्रास। हाँ, घास होगा या कुछ नहीं, छुओ तो कीचड़ टाइप सब वो लगेगा। जो तिनके वाली घास होती है। मॉस, उसको क्या कहते हैं, मॉस। देख लो, सुन लीजिए, अभी मैं मॉस दिखाता हूँ, किसी जगह बहुत सुंदर रहते सब हमने बीच में छोड़ दिया। हैं। नो डिफरेंशिएशन ऑफ लीफ, शूट एंड रूट, इनमें पता ही नहीं चलता। अब मॉस इतना सुंदर लगता है, अगर किसी गार्डन में उगा हो, अमेजन में तो झूठा मॉस भी दिखता है, झूठा में फॉल्स। अब मैं दिखा रहा हूँ, ऐसा वो ब्राइट ब्राउन ब्राउन क्या लीव्स के अभी बता रहे हैं। अच्छा वो टीएच है ना। मॉस, तो पढ़ी किसको बताया अभी बता रहे हैं। ये देखिए, ऐसा अगर कहीं उग जाए तो पहाड़ों पे उग जाए या कहीं पर भी, ये तो ऊटी। और तुम ऊटी छोड़ो, पहाड़ों पे उग जाए तो बोलो इसमें कुछ है, पहाड़ों उसमें कुछ नहीं, तो इसको मॉस कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, जैसे सार्थक इसको थैलोफाइटा कहते हैं, तो आप लोग भी थैलोफाइटा। हेलो फाइटा। इसमें ना ब्राउन ब्राउन क्या कहाँ पे, लीव्स के बीच में वो इसके सीड्स हैं, वो मतलब एक तरीके से वो चीज़ है, वो माइक्रोस्पोर्स हैं। बहुत अच्छा इन्होंने लॉजिक लगाया है, 11th में पढ़ा था, लेकिन अभी इन्होंने देखा, बहुत बड़ी बात। मैंने 11th में पढ़ा था, इसलिए अभी मुझे मॉस देख लिया, मॉस में क्या करेंगे, बोलो, सुनो, नो डिफरेंशिएशन ऑफ लीफ, शूट एंड रूट, फॉल्स लीफ एंड रूट एंड शूट, ये किसमें होगा, ब्रायोफाइटा। इसमें तो होता ही नहीं है, और इसमें होता भी है तो झूठा होता है, वेस्कुलर बंडल नहीं है। फ्यूनेरिया यहाँ रखा हुआ है, तो जैसे मॉस समझ में आ गया, तो नो मॉस जो भी हो वहाँ सब रखे हैं। अब ये देखो, मॉस क्या है, नो लीफ, रूट एंड शूट। ये देख लो, लीफ, रूट और शूट कुछ नहीं होता है। अगर तुमको अपने घर के पौधों को सजाना है तो नकली मॉस तुम अमेजन से खरीद सकते हो। असली उगा दिया तो भी जंगल से ये देखो, असली उगा दिया तो नुकसान हो जाएगा। असली वो कुछ नहीं है, क्या करते हैं ना, नकली बेचते हैं। असली उगाना भी कितना मुश्किल होगा, पत्थर में ऐसे ही पानी डालते हैं। ये देखो, कभी तुमने ऐसा देखा है मॉस कि पानी में डाल दो हरा हरा हो जाए, बाजार बिकता है 10 रुपए का गुच्छा, सूखा सूखा रहेगा और पानी में डालते ही हरा, खूब बेचते रहते हैं। अब 4 घंटे पड़ा रहे तो हरा। अगर वाटर में डाल दिया तो ये कैसा हो जाएगा, ग्रीन, और बाहर सूखा सूखा है। ये देखो, मान लीजिए ये सब हम लोग तो पीट मॉस अपने सारे पौधों में डालते हैं, इसी का सूखा वाला है तो पीट मॉस। फिर भी अगर आपको असली नकली मॉस देखना है तो इससे असली को कंपेयर करें, पत्थर पे हुआ होगा नकली मॉस, पत्थर के ऊपर। इसको लोग डेकोरेशन के लिए अपने गार्डन में रखते हैं, ठीक है। ये 500 रुपये कंपनी का लेते हैं। मैं पत्थर लूंगी 500 के। अब चला, ये देखो, ब्रायोफाइटा क्या है, फॉल्स लीव्स। इसमें क्या होंगी, फॉल्स, मतलब फॉल्स लीफ एंड रूट, और ये है फ्यूनेरिया। अब हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म की, इन हाईली इवॉल्व प्लांट्स, क्योंकि क्वेश्चन शुरू कहाँ से हो रहा है, हाईली। और ये सब हमने क्या दिखाए हैं, डिवीजन ऑफ प्लांट्स। ये सब क्या है, प्लांट्स को, पादप जगत को 5 वर्गों में विभाजित किया गया। दिस इज
डिवीजन, देख लो प्लांट में डिवीजन होते हैं और एनिमल्स में फाइलम होते हैं। फाइलम जैसे हम लोग कॉर्ड आता है, नोटोकॉर्ड है, पीछे रीढ़ की हड्डी, ऐसे दूसरे हैं कुछ कुछ, समझ नहीं बात नहीं। तो बहुत सारे ये सब नाम लिखे हुए तो हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस, ये सब फाइलम ही तो हैं, 10 फाइलम समझ आया। ये जितने भी हैं ये फाइलम है, 9th है पूरा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनीलिडा, ये सब फाइलम। ये जो चैप्टर हटा है वही चैप्टर यहाँ है। अच्छा, तो प्लांट में डिवीजन और एनिमल में फाइलम, ठीक है। तो अब हम बात करें कि हाउ ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट, उसकी बात करें तो ब्रायोफाइटा में सबसे लास्ट में नीचे क्या लिखा है? फ्यूनेरिया, और ये फ्यूनेरिया का चित्र है, समझ में आ गई। सब रखा होगा फ्यूनेरिया भी, मॉस भी रखा है, चलो मॉस रखा है। लिखिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर। सो क्वेश्चन में लिख दिया इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट, पढ़ो तो हाईली ऑर्गेनाइज्ड किसको मान रहे हो, क्या एंजियोस्पर्म को? तो इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स, वैसे हाईली ऑर्गेनाइज्ड में ये तीनों लेने चाहिए क्योंकि तीनों में जाइलम फ्लोएम है। टेरिडोफाइटा में भी तो जाइलम फ्लोएम शुरू हो चुका है और आगे तो होगा ही। तो इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट क्या होता है, 2 कंपोनेंट्स xylem and phloem are responsible for transportation. 2 components xylem and phloem are responsible for transportation of वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स रिस्पेक्टिवली। और इसके आगे जिसको जितना लिखना हो लिख देना, मैंने पढ़ा दिया है भाई। जाइलम और फ्लोएम के बारे में और लिख देना 2-4 लाइन, कैसे करता है, क्या करता है। जाइलम के ये करता है, पानी पहुंचाता है, वो खाना पहुंचाता है, वही सब तो लिखना पड़ेगा। फंक्शन तो लिखने को बोला ही नहीं ना, बोला ही नहीं है, बस यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़, बस इतना ही है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लिखना हो तो लिख देना। हाउ आर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, क्या मैंने आपको ये कवर करा दिया कि पानी कैसे पहुंचता है, एकदम डिटेल में बताता। और हाउ फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट, अगला क्वेश्चन ये आज बता दिया। अब अगले इंटरेस्ट क्वेश्चन पे आइए। क्या आपको नेफ्रॉन की क्रिया विधि समझा दी गई है? सो लेट अस सी इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 पेज पे देखो, पुरानी बुक है तो 112 पे देखो। Describe the structure and background of the function of the नाउ इनका टेस्ट भी हो चुका है, हो चुका है, तो अब देखिए। सो इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 98, पुरानी में 112, नई 98। सो पहला क्वेश्चन कवर हो चुका है, सेकंड देखते हैं। What are the methods by which plant get rid of? तो ठीक है, इसको लिख देते हैं। ये ट्रांसपिरेशन, मतलब कैसे एक्सक्रीशन करते हैं प्लांट। ट्रांसपिरेशन और वो गम क्या देखो गोंद, हाँ, गोंद CO2 is waste product, ठीक है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। प्लांट अगर रेस्पायर करेंगे तो CO2 निकालेंगे कि नहीं, विच इज रिलीज्ड थ्रू, किससे रिलीज कर दिया जाएगा, स्टोमेटल ओपनिंग। अच्छा, पेड़ में तो कहाँ और बोलो O2 क्या है,
O2 एंड H2O, क्या ये भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है? किसका वेस्ट प्रोडक्ट है? देख लो, तो CO2 वेस्ट प्रोडक्ट है, यहाँ लिखो CO2 एंड वाटर, देख लीजिए C6H12O6 है और प्लस O2, इससे क्या क्या वेस्ट प्रोडक्ट निकला? H2O प्लस NH2। तो ये वेस्ट हुआ कि नहीं? और फोटोसिंथेसिस का क्या वेस्ट है? वेस्ट भी है ही नहीं, O2। तो वो भी बाहर निकाल लिया जाएगा, C6H12O6 प्लस 6O2। तो लिखो O2 इज वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, which is released through stomata। अब इसके अलावा सॉलिड वेस्ट भी प्लांट में निकलते हैं, वो कौन कौन से हैं? जैसे some solid waste, solid and liquid wastes are stored in vacuole, कुछ वैक्यूल में होते हैं, एंड इवेंचुअली मतलब अंततः, ठीक है, रिलीज्ड आउट बाय विल्टिंग ऑफ लीव्स, पतझड़, विल्टिंग ऑफ लीव्स या फॉलिंग ऑफ लीव्स लिख देना, ठीक है, चिपिंग ऑफ बार्क, चिपिंग ऑफ बार्क, बार्क भी बनती है तो इन्हीं सबसे तो बनती है ये जो खराब चीजें, चिपिंग, राइपनिंग एंड फॉलिंग ऑफ फ्रूट एंड फॉलिंग ऑफ फ्रूट। अब देखो, द बार्क जो होती है इज मेड ऑफ स्लेरेनकाइमा विच इटसेल्फ इज लिग्निफाइड, वो खुद ही सीमेंट है, लिग्निन इसका वेस्ट ही तो है। तो लकड़ी जो है, जिस लकड़ी की इमेज पे हम लोग पढ़ रहे हैं, वो तो उसका वेस्ट ही है, लिग्निन। और सम वेस्ट ऊज आउट, क्या उसमें से ऊज बाहर निकल जाता है? ध्रुवांशी क्या निकलता होता है? ऊज आउट फ्रॉम बार्क, क्या चीज बाहर निकलती है? वही और ये देखो, ये बता दी उनका गम निकलता है, गोंद। भाई जो गोंद के लड्डू खाएगा वही तो बताएगा। एग्जाम्पल गम, जेलेटिन, जेलेटिन, जेलेटिन डाल दो थोड़ा सा, भटूरा ऐसे चीमड़ कर दो, फैल जाए और फुला के। जेलेटिन, सुवेरिन, ये चीज है। और लिग्निन से क्या होगा कि लिग्निन जो स्लेरेनकाइमा है, तो डेड पार्ट ऑफ प्लांट कंटेन्स लिग्निन, फॉर एग्जांपल बार्क या टिम्बर, जो लकड़ी है ना वो लिग्निन। या इतना ही छोड़ो सरल बनाने के लिए, हम क्यों लिग्निन, इसी में डाल दो लिग्निन। बट ये राज की बात है, याद रखना, लिग्निन से ही उसकी आउटर लकड़ी बनी। अब देखो, बहुत सारे और रेजिन्स भी निकलते हैं। हाउ द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड, हमारी बॉडी में ऐसा तो नहीं है कि हम टहल रहे हैं और यूरिन गिरता जा रहा है, तो कुछ न कुछ रेगुलेटरी सिस्टम तो होता होगा। यहाँ तक कि जानवर भी ऐसा नहीं करते, नहीं तो हम कुत्ता क्यों पालते हैं? यूरिनरी ब्लड। तो इस तरीके से व्हेन यूरिनरी ब्लैडर इज फुल, तो क्या होगा? वो यहाँ तक कि आधे आधे घंटे तक बोलता रहेगा, और जब तक दरवाजा ना खोल दो तब तक वो कंट्रोल कर रहा है। इसका मतलब है लाजवाब स्फिंक्टर मसाले। सो व्हेन यूरिनरी ब्लैडर इज फुल,
और जब फिर नहीं सुनो तो फिर भौंकने लग जाए अब तो हमारी नहीं सुनोगे, फिर छोड़ेगा नहीं, फिर भी भौंकने से भी नहीं सुनोगे, फिर आ करके तंग करेगा कि अब सुन लो मेरी बात। यूरिनरी ब्लैडर स्कूल तो क्या होगा? देन प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन वॉल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर full with urine. Then pressure is exerted on its wall. इसकी वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा. The signal is sent to brain. The signal of same, उसी चीज का सिग्नल is sent to brain. Brain prepares command and send sphincter muscle to get open. ब्रेन की मर्जी थी लोग खाना अगर ब्रेन डेड रहती है तो वो कभी भी यूरिनेट करेगा. ब्रेन प्रिपेयर कमांड एंड सेंड मैसेज फॉर. इवन जो पैरालिटिक है उनका भी ब्रेन काम करता है. हाथ पैर की पैरालिसिस होती है, ब्रेन तो काम करता ही रहता है. कोमा में उनका ब्रेन डेड है, उनका शरीर ठीक है, ब्रेन डेड है, सांस ले रहे हैं, कुछ कर ही नहीं सकते. वो यूरिन एक्सक्रीट आउट कैसे करते हैं? देखो कोमा में है तो उसके बाद फिर फुल स्टॉप ही है. आप ये समझ रहे. एंड सेंड मैसेज फॉर. खाता है उसको एनर्जी ग्लूकोज प्रोटीन अमीनो एसिड काम to open and discharge urine. तो इस तरीके से in this way amount of urine is regulated. Now exercises. So कुछ MCQ जरा देखो. Now, फर्स्ट क्वेश्चन का MCQ का आंसर बताओ. So किडनी किस चीज के लिए एक्सक्रीशन? फर्स्ट का C, सेकंड का जाइलम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, थर्ड ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ. सभी चीज है. ऑटोट्रोपिक मोड में क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सी, क्लोरोफिल, सनलाइट. डी. फोर्थ breakdown of pyruvate takes place. Pyruvate mitochondria में, ठीक है. How are fats digested in body? Where does this process takes place? Fifth question देखो. तो fats are digested in small intestine. वैसे कर चुके हैं लेकिन फिर भी कराया. Fats are digested in स्मॉल अपर पार्ट है, डुओडीनम, वहां पर होता है. अब जरा देखो कि बाइल डक्ट जो गाल ब्लैडर है, गाल ब्लैडर प्रेजेंट इन लीवर. गाल ब्लैडर present in liver. liver का मतलब यकृत. liver has small ducts, उसको कहते हैं bile ducts. has उसमें बहुत से छेद होते हैं. duct tape पढ़ा है? किसी में चिपका दो duct tape तो खींचो तो नहीं निकलता, जैसे कहीं छेद हो जाए उसको चिपकाने के लिए जो टेप आएगा उसे क्या कहेंगे? duct tape. और छेद को duct tape, ठीक है ना. सो लीवर हैज स्मॉल डक्ट्स. इस सेंटेंस को पूरा करो अर्पिता. कॉल बाइल डक्ट्स. इट हैज ग्रीन कलर्ड एल्कलाइन बाइल जूस. सो कॉल्ड बाइल डक्ट
It has green colored alkaline. अल्कलाइन का मतलब बेसिक होता है, जिसमें से OH ग्रीन कलर, ठीक है, अल्कलाइन बाइल जूस निकलता है। और वो क्या करता होगा बोलो, वो सोपी नेचर है ना अल्कलाइन, तो इट, हाँ ये ठीक बताना है, इट इमल्सिफाइज द फैट, जैसा कि मुदित ने बताया कि इट कन्वर्ट्स फैट, large fat molecules into small fat globules which mixes with water and this is known as emulsification. जैसे दूध एक इमल्सन है, दूध में जो घी है वो पूरे में मिक्स है, वैसे ही फैट पूरे में मिक्स हो जाए तो वही तो इमल्सिफिकेशन होता है। सो बाइल जूस निकाला which converts, जो क्या करेगा, लार्ज, कन्वर्ट्स की जगह ब्रेक डाउन भी कह सकते हो अगर आपको अच्छा लगे, लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स टू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स, ये कर देता है, which get mixed with, वो पूरी तरीके से वाटर में मिल जाएगा। डक्ट, जैसे ये ड्रम है और ड्रम में यहाँ छेद हो गया तो डक्ट है, इसमें पानी छू रहा है। अब इसमें एक टेप लगा दो तो कह दो डक्ट टेप। डक्ट किसी चीज में छेद कर दो, अरे हमारे ड्रम में डक्ट हो गया, तुम्हारे पास डक्ट टेप है। तो अमेजन में वैरायटी ऑफ डक्ट टेप है, ठीक है। सो विच गेट मिक्स्ड विद वाटर में मिल जाएगा, जैसे मिक्सी में चला दो तेल तो मिक्स हो जाएगा, एंड गेट इमल्सिफाइड, क्या हो गया, इमल्सन बन गया, एंड गेट इमल्सिफाइड। अच्छा, इसके आगे अंशिका एक और सेंटेंस बोलो। तो गया, इसके बाद फिर वो लाइपेज एक्टिवेट, यही चीज, इट एक्टिवेट्स लाइपेज विच इज सेक्रेटेड बाय पैंक्रियास। ये किसको एक्टिवेट कर देता है, इट एक्टिवेट्स लाइपेज विच इज रिलीज्ड या सेक्रेटेड। अगर आपको सेक्रेटेड ठीक नहीं लगता है तो फैटी एसिड से मिश्रण बनाता है पैंक्रियास। देखो ये फैट है, अब फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बदल जाएगा, ठीक है ना। तो बोलो लाइपेज क्या करेगा, लाइपेज, अब ये स्मॉल ग्लोब्यूल्स है, लार्ज सरफेस एरिया, कोई चीज छोटे छोटे दाने में बदल जाए तो उसका सरफेस एरिया लार्ज हो जाएगा, तो वो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी कि नहीं। तो ये चाहो तो लिखो, वरना लिखने की जरूरत नहीं है, बट आपको बता दें ये छोटे छोटे पार्टिकल है तो लार्ज सरफेस एरिया हो गया कि नहीं। लाइपेज ब्रेक डाउन फैट इनटू, हमें मालूम नहीं है ईशान, लाइपेज ब्रेक डाउन फैट इनटू लाइपेज। लाइपेज क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम। ये क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम ये बायोकैटलिस्ट एक ही बात है, जो किसी भी हमारी बॉडी में होने वाली मेटाबॉलिज्म को तेज कर दें, वही तो बायोकैटलिस्ट होते हैं। और मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म आता है कि नहीं आता है। सो ये जो लाइपेज है, ब्रेक डाउन। तो मुझे प्रोटीन में थोड़ा डाउट था, पेप्सिन्स और ट्रिप्सिन। हाँ, सो ब्रेक डाउन फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। इस तरीके से फैट डाइजेस्ट हो जाता है। अब जरा देखिए, एक और पेप्सिन और ट्रिप्सिन में डिफरेंस बता दीजिए।
पेप्सिन पेट में सेक्रीट होता है स्टमक में, वो भी प्रोटीन को तोड़ देता है। 2 अमीनो एसिड को जुड़ता हुआ मैंने दिखाया, डाईपेप्टोन्स, डाईपेप्टाइड और पेप्टोन में तोड़ देता है। मतलब 2 अमीनो एसिड जुड़े हो, 2 मोतियाँ, पहले मोतियों को तोड़ेगा फिर अच्छे से और फिर उसको और तोड़ना है तो ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन पैंक्रियाज के द्वारा सेक्रीट किया जाता है। सही है। अब देखो पूछा जा रहा है कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के जो सह उत्पाद हैं वो कहाँ जाते हैं। सलाइवा का रोल, ये देखो मैंने बता दिया। वो वाला क्वेश्चन छूट गया। कौन सा? What is the role of saliva? What is the role of saliva? So saliva क्या करता है? Saliva contains enzyme. Called salivary amylase. अच्छा, ये फूड को कैसा बनाता है? एल्कलाइन। इट मेक्स, नहीं तो बैक्टीरिया अटैक करते हैं। फूड एल्कलाइन एंड ऑल्सो ब्रेक्स डाउन कॉम्प्लेक्स स्टार्च। स्टार्च गेहूं में होता है, कॉर्न में होता है, चावल में होता है। कॉम्प्लेक्स स्टार्च फाउंड इन व्हीट, राइस, कॉर्न, और इसका फार्मूला होता है C5C6H10O5 की पावर 1000। ये इसको किस में तोड़ेगा? स्टार्च को, बोलो। इनटू सिंपल शुगर, मतलब ज़्यादा लिखना नहीं है, डाई शुगर में भी तोड़ सकता है, मोनो शुगर। तो किस में तोड़ेगा? सिंपल। डाई शुगर होगा तो गन्ने की चीनी बन जाएगी, और मोनो शुगर तो ग्लूकोज। मोनो शुगर ये होता है ग्लूकोज, C6H12O6 गन्ने की चीनी है, ये केन शुगर है। ठीक है, ये ग्रेप शुगर, ये केन शुगर। इसमें से 2 मिल जाए और एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, इसका डबल करके एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, तभी जुड़ेंगे। अब ये देखो, What are the condition necessary for autotrophic nutrition? आज के लिए हम लोगों ने बहुत पढ़ाई कर ली है, अब यही हम आपको इतना सारा आप लोगों ने पढ़ा है, इसके लिए आपको धन्यवाद दिया जाए। ओके, थैंक यू सृष्टि। तो फिर चैप्टर आएगा तो साइंस में जितना भी सिंथेटिक बचा सब है। जो हम बता देंगे, आज भेज देंगे। बोलो क्या पूछ रही हो? आज